जैन फ्रेंड्स, बिहार चुनाव का आज पहला फेज़ पूरा हो चुका है और अभी सेकंड और थर्ड फेज़ का इलेक्शन बाकी है। तो फ्रेंड्स, शायद वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि आपको पता है कि ड्यूटी का टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वक्त नहीं मिल पाता न्यूज़ देखने का भी। तो आज मैंने अचानक न्यूज़ देखी और रियल में मुझे आज पता चला कि बिहार फर्स्ट फेज़ की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और मेरा मन था पहले से ही वीडियो बनाने का, लेकिन शायद कहीं ना कहीं मैं लेट हो गया या जुड़ नहीं पाया सही ढंग से मीडिया से। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि बिहार में जो अभी बड़ा मुद्दा है, अभी उस पर कई नेताओं ने अपने वादे किए हैं, लेकिन नेताओं का वादा तो झूठा है, तेरा वादा जिस पर कि शायद भरोसा करना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं। और अगर सही मायने में मैं कहूँ तो मुझे किसी भी पार्टी के ऊपर में भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको मैं रियलिटी बताता हूँ। जब 2014 में हमने वोट दिया था तो ये सोच के दिया था, एक्चुअली मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता जैसा ही अपने आप को सोचता था। तो मैंने अपने यार दोस्तों को बोलता यार क्यों ना एक ऐसी सरकार आए जो कि भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर में करे। जैसे मोदी जी बोलते थे, ए फॉर आदर्श घोटाला, बी फॉर भूभोज घोटाला, सी फॉर कॉमनवेल्थ। इस प्रकार ABCD की पूरी वो अल्फ़ाबेट पढ़ते थे घोटालों में। बोला कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, तो बोला अगर हम सरकार में आ गए तो ये लोग कहाँ होंगे आपको पता भाई और बहनों, ये होंगे जेल में। तो मैं बहुत खुश होता था कि मैंने कहा यार एक ऐसा युग पुरुष आया, शायद इस कलयुग के यही श्री राम है जो कि भ्रष्टाचारियों को सजा देंगे और इन लोगों को काल कोठरी के पीछे पहुँचाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि 2014 तो चला गया, 2020 आ गया है, लेकिन अभी तक कोई भी भ्रष्टाचारी जेल के अंदर में नहीं है। और मज़े की बात यह है, जिस 2G का इतना ज़्यादा मतलब हल्ला किया था और वो 2G के सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं। मज़े की बात ये भी है। अब दूसरी मज़े की बात ये है, अकाउंट में 15 लाख आने वाली, ये भी एक जुमला साबित हुआ। खैर, हालांकि इसकी कभी हमने कल्पना की भी नहीं थी। बस हम यही चाहते थे कि यार हमारे देश से भ्रष्ट नेता जेल के अंदर में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। और दूसरा, मैं नोटबंदी तक बहुत खुश था यार। जब नोटबंदी हुआ ना तो तब भी मुझे पूरा भरोसा था कि यार कोई ना कोई नेता पकड़ा जाएगा और उसके बाद में खूब सारी संपत्ति निकलेगी। और मतलब एक एक्साइटमेंट थी कि साला कोई नेता पकड़ा जाएगा और मैं बहुत खुश हूँगा यार किसी नेता को जेल जाते हुए देख के। मतलब क्योंकि मुझे पता है कि भ्रष्टाचारी तो हैं ही हैं, तो मुझे लगा जेल में जाएंगे, कोई ना कोई नेता ज़रूर फंसेगा। और कमाल की बात देखिए कि कोई नेता नहीं फंसा और ना किसी पार्टी का नेता जेल में गया। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बहुत दिल से बोलना चाहूँगा, मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सोचना, और शायद जो कोई अंधभक्त है वो भी सुनना, क्योंकि एक बार मैं भी अंधभक्त था। मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। गौर से देखो यारो, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। ये मैंने टिकटॉक में वीडियो देखा था और ये आज अपनी इंडिया की रियलिटी है कि चाहे एक भी नेता जेल के अंदर में नहीं है। मतलब कोई नेता से कुलदीप सेंगर गया जेल के अंदर में तो आरामज़्यादा, वो भी काफ़ी ज़्यादा मीडिया के दबाव से, या आप लोगों ने वीडियो बनाई, मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत सोशल अटैक बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस कारण मजबूरन उसे अंदर जाना पड़ा। नहीं तो मेरा वादा है कि, नहीं तो मेरा मानना है कि शायद वो भी अंदर नहीं होता। चलो देर से है, कम से कम अंदर तो है। और दूसरा, बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार में आपको कांड याद ही होगा, शहाबुद्दीन कांड, जो कि तेजाब डाल के एक बूढ़े बाप के मतलब उसने 2 बच्चों को तेजाब डाल के तेजाब से नहला के कटवा दिया था। और उसके बाद में फिर एक बेटा भाग निकला था, बड़ा बेटा, और कुछ समय बाद उसका भी मर्डर हो गया। तो आपको पता है शहाबुद्दीन अभी जेल में है। चलो अच्छी बात ये रही कि उसकी बीवी को टिकट नहीं मिला, नहीं तो मतलब ये भी मुमकिन था। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी इन मुद्दों को कर देते हैं किनारे। अब फ्रेंड्स, आज की डेट में बिहार का ही नहीं, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है कोरोना तो अभी मार्च में आया, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि देश 45 साल की सबसे बुरे दौर पे है अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के। कोरोना तो अभी मार्च में आया, हमारी GDP माइनस में जा चुकी है। अब कई लोगों का कहना है कि
कोरोना के कारण जा चुकी है। आप बाकी देशों से कंपेयर कीजिए कि बाकी देशों की जो विकसित देश हैं, हम कंपटीशन किससे करेंगे। जैसे कुछ भी होता है तो बात हो जाती है कि देखो हमने तो ऐसा ऐसा कर दिया और पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, तो भाई हम क्या करें यार, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान से मतलब है या एक वर्ल्ड में अपनी पहचान से मतलब है कि भाई अपना इंडिया क्या है। आज हम लोग सैनिक हैं, चाहे भूतपूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं आज भी पूरा देशभक्ति का मतलब ओत प्रोत है अंदर में, और हमेशा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो अब रिटायरमेंट आने के बाद, क्योंकि आर्मी में रहते हुए आप सोशल मीडिया से उतने एक्टिव नहीं थे, नहीं पता था, अब रिटायरमेंट आ गए हैं, 4 साल हो गया, बहुत चीज़ जानने लगे हैं कि यार देश में हो क्या रहा है, हमारी रियलिटी क्या है, देश दिखाना क्या चाह रहा है, नेता देश नहीं नेता क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो बड़ा बुरा लगता है कि आजकल सेना के सारे जो काम है, उनका साहस है, जो भी उनका पराक्रम है, उसका क्रेडिट सिर्फ नेता ले रहे हैं। यार ये गलत है यार। नेताओं लोग अपनी पॉलिटिक्स आप करते रहिए, लेकिन फौजियों के काम का क्रेडिट आप लें और उन फौजियों के आप कुछ भी ना दें, ये चीज़ गलत है। अगर आप बोलें नहीं हमने फ़ौज को पूरी खुली छूट दे रखी है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, अगर यकीन मानिए अगर खुली छूट दे दी जाए तो कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म होने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। मैं एक फ़ौजी हूँ और ये कोई जुमला नहीं मार रहा हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी है। कभी कश्मीर को लेकर भी बात करेंगे, कभी आप लोगों को वहाँ के लोगों के बारे में भी बताऊँगा। अगर मैं भी आपसे बात करूँ कश्मीर की तो आपके दिमाग में सिर्फ पत्थरबाज आएगा, लेकिन मैं एक फ़ौजी हूँ और काफ़ी टाइम मेरा वहाँ निकला हुआ है। मैं किसी दिन आपसे बिल्कुल दिल की बात करूँगा, मन की बात नहीं, मैं आपसे दिल की बात करूँगा जो यहाँ से निकलेगी और आपको रियल बताऊँगा। दोस्तों मन में बहुत पीड़ा है, लेकिन क्या करूँ और किस पार्टी को इल्ज़ाम लगाएं या किस पार्टी का सपोर्ट करें। मैं तो किसी का ना सपोर्ट करता हूँ ना इल्ज़ाम लगाता हूँ। हाँ, जो सरकार में है प्रश्न सरकार से पूछे जाने चाहिए, लेकिन आज का बिकाऊ मीडिया प्रश्न विपक्ष से पूछता है, ये गलत है। हमने ये सरकार क्यों चुनी, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामियाँ थी, भ्रष्टाचार था, इसलिए एक सरकार लोगों ने चेंज करी, सोचा कि शायद कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखने को तो नहीं मिल रहा। हाँ, अच्छे कदम ज़रूर उठाएं, जैसे आर्टिकल 370 ये हट गया है और आपका जो काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई है, लेकिन मेन चीज़ होती है यार इकोनॉमी की। लड़के जो हैं जो सेना में आने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी एज से जा रहे हैं, भर्तियाँ आने रही, ये तो हो गई सेना की बात। प्लस आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर देखिए, वो कोई सेफ मतलब नौकरियां ना छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर ही सेफ नहीं है। आज आप किसको पता नहीं है कि एयर इंडिया की कगार में है, लेकिन उसको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। BSNL का बुरा हाल है। LIC यार किसी ने सोचा भी नहीं होगा यार कभी LIC के 10% शेयर बिकेंगे। अब कहीं न्यूज़ के माध्यम से सुन रहा हूँ कि 30%, और दिन वो भी दूर नहीं जिस दिन 100% भी हो जाएगा। तो बताइए यार क्या सेफ रहा है यार। आज कौन फिक्र करेगा, कौन आवाज़ उठाएगा। अगर हम कोई भी चीज़ सरकार की किसी चीज़ के लिए अगर हम आवाज़ उठाएंगे, आप आवाज़ नहीं उठाओगे, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो सरकार से सवाल कौन करेगा। अगर आप लोग सरकार से सवाल नहीं करोगे, आप लोगों की एज जा रही है, आप लोगों का क्या होगा। कभी आप सोचते हो जो आज फौज की तैयारी कर रहे थे और ये तकरीबन ये मार्च के बाद में कोरोना लग गया, उससे पहले भर्तियाँ नहीं आ रही थी, 1 साल किसी का लाइफ का ये चला गया। कोई बेचारा GD से एज से क्राइटेरिया से आउट हो गया होगा, कोई SKD से आउट हो गया होगा, किसी के सपने ऐसे ही रह गए होंगे। तो क्या इन लोगों को एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए? तो क्या इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए अवसर प्राप्त नहीं होने चाहिए? आप ही बता दो। अब बोलते हैं कि कई लोगों से मैंने जैसे कभी बात करता हूं तो यार दोस्ती बोलता है, बोला नहीं गवर्नमेंट कर्मचारी निकम्मे होते हैं, अच्छा कर रहा है मोदी प्राइवेटेशन करके। दोस्तों निकम्मा आपने देखा होगा, पूरे तालाब में सारी मछलियाँ गंदी नहीं होती है, एक आध होती हैं, उनकी वजह से पूरे तालाब की मच्छियों को मार देना या पानी उससे निकाल देना, ये तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। दोस्तों एक बार आप दिल की गहराई से सोचिए कि आज रेलवे का प्राइवेटेशन कर दिया जाए तो आप सोचिए कि उतने रोज़गार कम, मतलब कि एक जो बंदा पढ़ रहा है, कंपटीशन कर रहा है, उसके पास में जब रोज़गार के अवसर ही नहीं होंगे यार, क्या करेगा यार पढ़ लिख के, क्या करेगा उस कंपटीशन से। अब देखो सभी नासा के वैज्ञानिक तो बन नहीं सकते यार, किसी की मैथ अच्छी होती है तो किसी का आर्ट्स का लेवल अच्छा होता है, किसी की पॉलिटिकल्स अच्छी होती है। तो यार जो जिस स्तर का है उसके लिए हर स्तर में एक रोज़गार के अवसर होने चाहिए, और ये तभी होंगे यार जब आप लोग आवाज़ उठाओगे। तो आज बिहार जो चुनाव हुआ है, यहाँ किसी ने बोल दिया है कि मैं CM बनते ही 10 लाख, पहला जो मेरा कैबिनेट मीटिंग होगा मैं उसमें साइन करूँगा, और दूसरी NDA में BJP बोलती है हम 19 लाख रोज़गार देंगे। लेकिन जैसे ही 19 लाख रोज़गार देने की बात करते हैं तो मन में तो एक सवाल उठता है यार कि 2 करोड़ जो
साल भर में 1 साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे यार, वो भी एक खाली जुमला ही साबित हुआ। और अब कोई रोज़गार के नाम पे बोलेंगे भाई रोज़गार, और उसके बाद पीएम बोलेंगे कि नहीं जी न्यूज़ के बाहर पकोड़े बेचना भी एक रोज़गार है। तो अगर यही रोज़गार है तो यार आप बताओ कैसे विश्वास करेंगे। और तीसरी चीज़ मेरी ये है कि अभी बिहार में क्या है, एनडीए की सरकार है जहाँ की सीएम नीतीश कैंडिडेट है और एनडीए की सरकार है। तो नीतीश जी ने तो मतलब ऐसा कोई बयान दिया नहीं कि मैं 19 लाख रोज़गार दूंगा। जब निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की असफल वित्त मंत्री हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि 19 लाख जो आप रोज़गार का वादा कर रही हैं, क्या ये इसमें ये गवर्नमेंट सेक्टर में है प्राइवेट में है, तो उन्होंने मतलब बोल दिया कि ये गवर्नमेंट में भी रहेगा और प्राइवेट में भी रहेगा, हम कई इंडस्ट्री हैं उनको यहाँ लेके आएंगे। तो अभी तक आप लोग इतने साल सरकार में हैं, एनडीए की सरकार वहाँ चल रही है, अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्या आप चुनाव के टाइम पे लाएंगे? और मैं दूसरा उस पार्टी को भी बोलूँगा यार कि जो अभी तक जो शहाबुद्दीन है उसे फांसी की सज़ा क्यों नहीं हो रही? उसे क्यों उम्र कैद की सज़ा हुई है? क्या वो एक नेता है? अगर आप लोगों को याद होगा जब निर्भया बहन के साथ में ऐसा कांड हुआ था तो देश पूरा एक हो गया था, और तब जाके भी उसको 7 साल के बाद में इंसान मिला है। इस इंसान ने तो एक पिता के 2 बेटों को तेजाब से नहला के उसके बाद उसके टुकड़े करके उसके टुकड़े करवाए हैं। क्या इसके लिए उम्र कैद की सज़ा? इसका मतलब ये नेता है तभी इसको उम्र कैद मिली। नहीं तो हम तो कह रहे हैं इसको तो फांसी से भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसका केस कंफर्म हो गया है, अगर ये अपराधी घोषित हो चुका है तो ये इसकी सज़ा बहुत कम है। फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ, मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर में जो ओत प्रोत चल रहा है, कभी कभी बुरा भी लगता है यार कि इतनी मतलब ग्राउंड आज की डेट में मतलब मुझे लगता है यार कि कोई रियलिटी बोलना ये भी कभी कभी लोग आपकी देश युवा पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। देखिए, एक कोई भी जवान है, कोई भी एक नागरिक है, वो किससे सवाल पूछेगा? सरकार से पूछेगा? विपक्ष से तो नहीं पूछ सकता। और सरकार को काम करना चाहिए, ना कि कोई पूछे कि आपने काम क्या किया और विपक्ष की 70 साल पहले की बातें याद दिलाना यार, वो भी सही नहीं लगता है। तो मतलब मेरी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं मोदी जी से कि प्लीज़ सबसे पहले तो कैबिनेट में जो एक हमारा वित्त मंत्रालय है, जो कि मेन जैसे इंडियन आर्मी में एक जो सोल्जर जीडी और रीढ़ की हड्डी है, तो उसी प्रकार देश के विकास में एक वित्त मंत्रालय का बहुत बड़ा और अहम रोल है। तो प्लीज़ किसी योग्य व्यक्ति को या एक अच्छे ऐसे नेता को लाएं जो अर्थशास्त्री हो, जो कि वकील ना हो। हमें वकील नहीं चाहिए, हमें अर्थशास्त्री चाहिए जो कि देश की इकोनॉमी को सही रास्ते पे ले आए। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए मैं बोलता हूँ कि हाँ, पीएम अगर बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज भारत की छवि बोल रहे हैं बहुत मजबूत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जीडीपी भी अच्छी हो, हमारे देश में हर युवा जो उम्र से जा रहा है उस बेचारे को उम्र जाने से पहले उसको रोज़गार मिले, या अगर प्राइवेटेशन में भी उसको जॉब मिले तो ऐसी जॉब मिले कि उसके लिए एक अनुबंध हो कि इतने साल से पहले उसे अकारण या उसको ज़बरदस्ती निकाला न जाए। तो बस हमारी यही एक छोटी सी कामना है। अगर आप लोग सभी भाई बहन इस चीज़ को अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है, लेकिन अब वही बात है कि शेयर करोगे, कमेंट्स करोगे, आप लोग बताना क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरी क्या बातें सही हैं। जो कुछ भी है आप लोग अपनी राय ज़रूर देना, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़, जो एज से जा रहे हैं, जो उम्र से जा रहे हैं, जो एक मौके जो खोते जा रहे हैं, प्लीज़ कभी आप उनके बारे में सोचिए, उनके माता पिता के बारे में भी सोचिए। हो सकता है कि किसी की आप ये चीज़ बोल के या चीज़ को शेयर करके किसी के माता पिता की आप दुआएं भी लोगे। अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।